नमस्कार। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। पादपों में जो जनन था वो कंप्लीट हो चुका था। 4 चैप्टर थे, चारों के चारों हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम एक नई यूनिट शुरू करेंगे और उस नई यूनिट का नाम है जेनेटिक्स। हिंदी में इसे हम अनुवंशिकी कहेंगे। और इसका जो पहला चैप्टर है वो है मेंडल के अनुवंशिकता के नियम। मेंडल के अनुवंशिकता के नियम। तो बात करते हैं हम यहाँ अनुवंशिकता से। क्या है अनुवंशिकता? दो अनुवंशिकता जो शब्द है वो हम यहाँ इन दो शब्दों के मतलब से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स और फिर हम बात करेंगे हेरिडिटी की। ये दो शब्द हमारे पास आते हैं, जेनेटिक्स और हेरिडिटी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हेरिडिटी की या अनुवंशिकता की। इसे हिंदी में अनुवंशिकता कहते हैं। ये जो शब्द है ये शब्द दिया था स्पेंसर ने। क्या है अनुवंशिकता? कोई भी जीव है, उस जीव के अंदर हमें अनेकों प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। इन लक्षणों में से कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो आगे की पीढ़ी में संचरित होते हैं। तो ऐसे लक्षण जो आगे की पीढ़ी में संचरित होते हैं, इन लक्षणों को कहा जाता है अनुवंशिक लक्षण। इन लक्षणों को कहा जाएगा अनुवांशिक लक्षण। और ये जो अनुवांशिक लक्षण है इनका लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण, बाद में ये लक्षण स्थायी हो जाएंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होंगे। इन लक्षणों को कहा जाएगा, इस पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण को कहा जाएगा अनुवांशिकता या हेरिडिटी। अनुवांशिकता या हेरिडिटी। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, जैसे आंखों का कलर है, बालों की बनावट है। उसके अलावा आपने देखा होगा एक विकृति है हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस आपने देखा होगा कि कानों के ऊपर इस जगह पे छोटे छोटे रोम आ जाते हैं, बालों का विकास हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं हाइपर ट्राइकोसिस। तो ये जो है ये अनुवांशिक है। अगर और ये मेल के अंदर इफेक्टिव होता है, फीमेल के अंदर इफेक्टिव नहीं होता। अगर मान लीजिए आपकी बैक जनरेशन के अंदर, पिछली पीढ़ी के अंदर अगर किसी के कानों पे बाल थे, तो ये निश्चित है कि एक उम्र निकलने के बाद में आपके कानों के ऊपर भी इन रोमों को, ये रोम जो है देखने को मिलेंगे। तो ऐसे जो कैरेक्टर हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, उसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की प्रक्रिया को हम कहते हैं अनुवांशिकता। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर अनुवांशिकता से संबंधित विभिन्न नियमों का अध्ययन करा जाता है। तो इसे हम जेनेटिक्स कहेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अनुवांशिकता या अनुवांशिकता से संबंधित नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स जो शब्द है वो दिया था बैटसन ने। जेनेटिक्स जो शब्द है वो दिया गया था बैटसन के द्वारा। और जेनेटिक्स जो शब्द है वो बना है जीन से। जेनेटिक्स जो शब्द है वो बना हुआ है जीन से। और जीन का मतलब होता है टू ग्रो, यानी कि वृद्धि करना या विकास करना या आगे बढ़ाना। तो लक्षणों की वृद्धि करना, लक्षणों को आगे बढ़ाना या लक्षणों का विकास करना, इसे ही हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। तो अनुवांशिकता को हम यहाँ पढ़ चुके हैं। ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन था जेनेटिक्स का कि अनुवांशिकता होती क्या है। अब बात करते हैं इसके ऊपर करे गए एक्सपेरिमेंट्स की। तो पहले जो एक्सपेरिमेंट थे, पहले जो सफल एक्सपेरिमेंट थे अनुवांशिकता पर, वो किए गए थे ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। मेंडल से पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने कोशिश की अनुवांशिकता को समझाने की, लेकिन किसी कारण से वो असफल हो गए। मेंडल पहले ऐसे सफल वैज्ञानिक थे जिन्होंने अनुवांशिकता को समझाने के लिए सफल प्रयोग किए,
इसीलिए मेंडल को अनुवंशिकी का जनक या पिता कहा जाता है, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जोन मेंडल, ग्रेगर जोन मेंडल। थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री दे देता हूं मैं मेंडल की। मेंडल का जो जन्म है वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। वर्तमान में जिस जगह पे मेंडल का जन्म हुआ था, मोराविया, यह चेकोस्लोवाकिया में पड़ती है। चेकोस्लोवाकिया में पड़ती है। मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट है वो किए थे मटर के पादप पर, या इसे हम उद्यान मटर भी कह देते हैं। मटर का बोटेनिकल नेम जो है वो है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। मेंडल ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को मेंडल ने, जहां मेंडल काम करते थे, ऑस्ट्रिया एक शहर है, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, और ऑस्ट्रिया कंट्री के अंदर एक सिटी है ब्रून। और इस ब्रून के अंदर जहां मेंडल काम करते थे उस इंस्टीट्यूट का नाम था ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट थे, उन एक्सपेरिमेंट्स के जितने भी रिजल्ट्स थे, उन रिजल्ट्स को मेंडल ने एक मैगजीन पे लिख करके उसे यहाँ ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अंदर सबमिट करवा दिया। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, इस नाम से इन्होंने जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट थे वो सारे के सारे यहाँ इस सोसाइटी के अंदर या इस इंस्टीट्यूट के अंदर मेंडल ने सबमिट करवा दिए। मेंडल का जो टाइम पीरियड था एक्सपेरिमेंट का वो था 1857 टू 1865। 1857 से लेकर के 1865 समय अवधि के अंदर मेंडल ने अपने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट किए थे। कुछ समय के बाद में मेंडल की हेपेटाइटिस की वजह से मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद में ये जो एक्सपेरिमेंट थे, ये सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट है ये यहीं सबमिट होकर के रह जाते हैं। इनकी जानकारी किसी को भी नहीं होती है। मतलब जितने भी वैज्ञानिक थे वो सब मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उन एक्सपेरिमेंट से अनछुए रह गए थे। किसी को ये पता नहीं चल पाया कि भी मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किए, किस रीजन से मेंडल ने इन एक्सपेरिमेंट को किया है। इसके कुछ रीजन थे, क्योंकि जिस टाइम पीरियड के अंदर मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट कर रहा था, या अपने एक्सपेरिमेंट्स को मेंडल जो है वो परफॉर्म कर रहा था, उसी टाइम पीरियड के दौरान आपने एक नाम सुना होगा, चार्ल्स डार्विन। इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है डार्विनिज्म, और इसको आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो मानव विकास वाले चैप्टर में। तो डार्विनिज्म के अंदर डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। तो जितने भी देशों के वैज्ञानिक थे उन सब का ध्यान जो है वो डार्विन के ऊपर था, कि डार्विन ऐसी क्या थ्योरी देने वाले हैं जिससे लक्षणों की वंशागति के बारे में पता लगेगा, या पता लगेगा कि किस तरह से नई जीव जाति की उत्पत्ति होती है। तो इस वजह से मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो लोगों के ध्यान में नहीं आ पाए, या उस समय के वैज्ञानिकों के ध्यान में
नहीं आ पाए। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, मतलब दुर्भाग्य से या भाग्य से, सन 1900 में, यानी कि लगभग मेंडल के एक्सपेरिमेंट के 35 साल के बाद में और मेंडल के मरने के 20 साल बाद में, सन 1900 में तीन अलग अलग जगह पे तीन अलग अलग वैज्ञानिक बैठे थे, जिनमें से एक थे हॉलैंड के ह्यूगो डिवरीज, एक थे जर्मनी के कोलकोरेंस, और एक थे ऑस्ट्रिया के एरिक वोन शेयरमेक। ये तीनों के तीनों जो वैज्ञानिक थे, ये अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग जगह पर बैठ करके अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे। और इन तीनों के रिजल्ट को जब मैच करा गया मेंडल के एक्सपेरिमेंट के साथ, तो ये देखने को मिला कि दोनों के रिजल्ट जो है, या इन सब के जो रिजल्ट हैं वो सेम है। तो सन 1900 के अंदर लोगों को ये बातें पता लगी कि अनुवंशिकी क्या होती है, या किस तरह से लक्षण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर संचरित होते हैं। जबकि ये जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, ये मेंडल जो है वो 1857 से लेकर के 1865 तक पब्लिश कर चुका था। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि मेंडल जो है वो समय से बहुत आगे थे, क्योंकि जो चीजें लोगों को 1900 के अंदर समझ में आ रही थी, वो सब चीजें मेंडल ने 1865 के अंदर परफॉर्म करके कंप्लीट कर दी थी। इसीलिए यहाँ मेंडल को द फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। और इसी टाइम पे मेंडल को बाद में नोबेल प्राइज भी दिया गया मरने के बाद में। और इन तीनों वैज्ञानिकों को मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता कहा गया। इन तीनों वैज्ञानिकों को मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता कहा गया, क्योंकि मेंडल के ही नियमों की दोबारा खोज इन्होंने करी थी। तो यहाँ मेंडल को तो कहा गया था फादर ऑफ जेनेटिक्स, और इन्हें कहा गया मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता। आगे की जो क्लासेज होगी उसके अंदर हम बात करेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स थे जिनको मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किए, किस तरह से मेंडल ने नई जनरेशंस को लिया, क्या मेंडल्स की टेक्निक थी। तो उनको हम स्टडी करेंगे आपकी अगली क्लास में। धन्यवाद।